नमस्कार दोस्तों। अर्श से फर्श पर आ जाती है पल में जिंदगी। सांप सीढ़ी का खेल है जिंदगी। जी हां, कमोबेश यही खेल है। और यह खेल का जिक्र इसलिए कह रहा हूं, जब व्यक्ति के मन में एक घमंड आ जाता है, दंभ आ जाता है, तो वो दंभ में, उसकी आग में जल जाता है, खत्म हो जाता है। ये बात हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी कहा करते थे। नेहरू ने इसके तमाम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और उन गांधी नेहरू जिन्होंने इस देश के लिए हर कुर्बानी, हर शहादत, हर चीज सही है, सालों साल जेल में काटे हैं, उनके वंशजों को डराया जा रहा है अदालतों से, पुलिस से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, एनआईए से, डीआरआई से और तमाम तरह की साजिशों से। तो क्या वो डर जाएंगे? क्या वो सरेंडर कर देंगे? क्या वो डर के छिपे घूमेंगे? शायद कभी नहीं। इसलिए कह रहा हूं कभी नहीं, क्योंकि यकीन है 6 पीढ़ियां, पूरी आधा दर्जन पीढ़ियां इस देश के लिए शहादत देने से लेके अपनी कुर्बानियां देने, अपनी सब कुछ इस देश के लिए त्याग कर देने वाले परिवार के वो वारिस हैं। जी हां, पंडित गंगाधर नेहरू हो या मोतीलाल नेहरू हो या स्वरूप गांधी नेहरू हो, या सॉरी उनमें गांधी नहीं था, तो चाहे स्वरूप रानी जी हो, चाहे मोतीलाल जी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कमला नेहरू जी हो, चाहे उनकी बहन जो है हठी सिंह के पति हो, या उनके बहनोई हो, या उनके जो है साड़ू हो, साले हो, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी हो, या राजीव गांधी हो, और या सोनिया गांधी हो, तो क्या उनके उस खून को आप डरा देंगे जिस खून से दुनिया पर हुकूमत करने वाले अंग्रेज डरते थे? जब विंस्टन चर्चिल ने देश के आजादी के बाद पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि आप हमारी जेलों में कितने दिन रहे, तो उन्होंने जवाब दिया करीब 10 साल। तो उन्होंने कहा 10 साल, तब तो हमसे बड़ी घृणा होगी आपको, नफरत होगी आपको। नेहरू ने कहा नहीं, हमारे जो सबसे बड़े वैचारिक पुरुष थे उन्होंने हमें नफरत नहीं सिखाई, उन्होंने हमें मोहब्बत सिखाई है, उन्होंने हमें वह ताकत दी है कि यह डरने का विषय नहीं। उन्होंने सिखाया कि हम इसका भी बदला मोहब्बत से ही देंगे। जी हां, मोहब्बत से देंगे और ठोक कर देंगे। और वो देकर दिखा दिया। भारत से, इसी भारत की धरती से गए लड़कों ने उसी ब्रिटेन पे शासन किया, ब्रिटेन के तमाम अहम पदों को संभाला इस देश के लोगों ने, इस मूल के लोगों ने। अमेरिका में जाकर के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच गए इस भारतवंशी लोग। तो आप सोचिए, यह ताकत दी थी नेहरू ने, और बता दिया था कि जिन अंग्रेजों के ये संघी पांव दबाते थे, उनके आगे घुटने करके बैठ जाते थे, और जिनके आगे सलवार खोल देते थे, पैंट खोल देते थे, वो संघी अब यदि बताएंगे उस गांधी नेहरू के वंशज को, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने
ना समझ है। तो अब इसी पर बात कर रहा हूं क्योंकि हर बात महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि आप देखिए उदाहरण, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है, उस चार्जशीट में जो सबसे बड़ी खूबी है, अद्भुत है, वो ये है कि कहा गया मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन एक भी मनी का ट्रांसफर दोनों के अकाउंट में नहीं है, दोनों के पास कैश नहीं है या किसी भी अन्य तरीके से नहीं। जिस उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें 1 रुपए की संपत्ति भी किसी को ट्रांसफर नहीं है। उल्टा दूसरी चीज, 50 लाख रुपया राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दे करके उस कंपनी के 90 करोड़ का कर्ज जरूर ले लिया। यानी आप समझ लीजिए 90 करोड़ के कर्जदार हो गए जो उनकी कंपनी, और उसको पूरा करने पे लगे हुए। मामला साफ है। बहरहाल अब इस पे ज्यादा मेरिट पे बात नहीं करूंगा, वो तो अदालत में होगी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में यह बता दिया कि यह देश गांधी नेहरू के इस वंशज के साथ खड़ा है, लड़ेगा, हर कदम पर लड़ेगा। जहां आप अन्याय करेंगे, जहां आप चोरी करेंगे, जहां आप झूठ बोलेंगे, क्योंकि आप वास्तविक मुद्दों से सबको डिरेल कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी को अमेरिका जाना है, अमेरिका में वो कई यूनिवर्सिटी और तमाम जगह पे संबोधित करेंगे, और जब संबोधित करेंगे तमाम वहां के डेलीगेट्स से मिलेंगे, डिप्लोमेट्स से मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको खतरा यह है कि वहां पर आपकी पोल खुलेगी और आपकी जो चोरी चकारी है जो आपने करी है वो सामने आ जाएगी। इसलिए आपने ऐसे वक्त में किया है, इसलिए आपने ऐसे वक्त में किया है क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार में जाकर दहाड़ दिया और उनके साथ खड़ी हो गई है बिहार की वह आवाम जो दबी कुचली थी, परेशान थी। और राहुल गांधी ने उस गुजरात में, जहां से गांधी भी आते थे, जहां से पटेल भी आते थे, दादा भाई नौरोजी भी आते थे और ढेवर भी आते थे, तो उस गुजरात में पहुंचकर नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि तुम सिर्फ केचुआ हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं, हम तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे। और राहुल गांधी ने अपने सभी जिला अध्यक्षों के लिए एक योजना तैयार की और उस योजना पर 2 दिनों से उन सब से मिल रहे हैं, बता रहे हैं, उनके कोई शिकन नहीं है, कहीं पर कोई शिकन नहीं। समझ सकते हैं आप कि यह, इसके बाद आपकी क्या हालत होती है यह बता देता हूं कि आप कैसे डरपोक हैं, झूठे। आपने अभी महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान महिलाओं को बरगलाते हुए कहा था कि हम वहां की 80 लाख महिलाओं को 1800 रुपए महीने जो है देंगे, और 1500 रुपए महीने देंगे, और 1500 रुपए महीने का वायदा किया था। और जब देने की बारी आई तो उन 80 लाख की बजाय सिर्फ 8000 को देंगे, और वो भी 500 रुपए देंगे। अब आप समझ लीजिए यह इनका झूठ का मॉडल है। यह मॉडल है जो फ्रॉड से चलता है। इस फ्रॉड में यही कहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने इस देश को तोड़ने फोड़ने लड़ाने का काम किया है, जो चाहता था डीप स्टेट, जो चाहता था CIA, वही तो इन्होंने किया है, यही तो कड़ी थी। आप याद करिए गांधी को क्यों मारा गया था, क्योंकि गांधी जाने वाले थे पाकिस्तान और वहां जाकर यह चर्चा करने वाले थे कि
हम दोनों अलग होकर के कुछ नहीं पा रहे, हम एक होकर के कितना बेहतर बनाएंगे। और इसके लिए हम दोनों को थोड़े थोड़े से समझौते करने चाहिए, क्योंकि एक परिवार में जब जुड़ा जाता है तो कुछ चीजों का आपस में एक दूसरे के लिए संतोष करना होता है, और ये हमारा परिवार है, इसलिए जुड़िए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तो उनको गोली मार दी गई। उसके बाद में जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत से, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ में समझौता किया, और समझौते के बाद उसका इंप्लीमेंट होना था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो सीआईए के एजेंट थे, डीप स्टेट के एजेंट थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें मार डाला। अब आप समझ लीजिए, यहां गांधी जी को मार डालते हैं, मारने वाले कौन होते हैं? यही सावरकर एंड गैंग, संघी गैंग। और वहां कौन होते हैं? वही पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के वो लोग जिन्होंने इस देश को दो टुकड़े कराने में संघ के साथ मिलकर साजिश रची थी, वो लियाकत को मार देते हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक हो जाता और हमारी सीमाएं अफगानिस्तान तक पहुंच जाती, यह बर्दाश्त नहीं था। इसलिए हुआ, जब पंडित नेहरू ने चीन के साथ में चर्चा करी और कैसे इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, और जो जमीन में भारत बैठा हुआ है वह भारत को वो आधिकारिक रूप से घोषित करे, तो इन्होंने शोर मचाकर पंडित नेहरू को बदनाम किया और इस तरह का आचरण किया कि चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान को हमने 3 बार हराया, तीनों बार उसने माफी मांगी, हमारे साथ में समझौते की। हम किसी से हारे नहीं, हमने किसी से समझौता नहीं किया, हमने सरेंडर नहीं किया, फिर भी ये कहते हैं हम चीन से हार गए। बड़ी अजीब सी बात। तो यह स्थिति है, झूठ सालों साल फैलाया जाता रहा। इस सच को देखिए, एक भी तस्वीर आप नहीं दिखा सकते, एक बात नहीं दिखा सकते जहां चीन के साथ हमने कोई सरेंडर या कोई भी समझौता किया नहीं। बहरहाल, अब आता हूं कि किस तरीके से इन्होंने फिर वही नफरत का खेल किया, क्योंकि नाकाम हो चुके हैं, अमेरिका के आगे सरेंडर कर चुके हैं, और जिस तरीके से डीप स्टेट के इशारे पे काम हो रहा है, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था से लेके सब कुछ अमेरिका के आगे गिरवी रख दी गई है, भारत की संप्रभुता गिरवी रख दी गई है। ऐसी स्थिति में सेना और खुफिया और डेटा सब कुछ गिरवी रख दिया गया, तब क्या होगा? तब बचने के लिए, वास्तविक बहस से बचने के लिए फिर साजिश रचते हैं, वक्फ एक्ट लेके आ जाते हैं, और वक्फ संशोधन एक्ट 2025 जो लेके आते हैं, उसमें जिस तरह का ये खेल करते हैं, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा शुरू हुई तो घबरा उठे। सुप्रीम कोर्ट ने चंद से सवाल पूछे, क्या आप जैसे मुस्लिम के वक्फ बोर्ड में हिंदू और दूसरे सदस्य डाल रहे हो, वैसे क्या हिंदुओं के भी ट्रस्ट में डाल रहे हो? कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वक्फ कौन कर सकता है, इसको आप कैसे डिसाइड करोगे? नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो क्या कहेंगे? टिप्पणी कि वक्त, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। क्यों वक्त दे दीजिए? इतना बड़ा आपने एक्ट तैयार किया है तो जवाब भी 1 मिनट में हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि खुलकर कहिए कि क्या है ये, क्या आप 100-200 साल पहले जो वक्त की घोषित हुई संपत्तियां हैं उसको क्या अतीत में ले जाना चाहते हैं? आप क्या कराना चाहते हैं? कोई जवाब नहीं था। इतिहास क्या दोबारा लिखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, नहीं लिखा जा सकता है, इतिहास इतिहास है। और इसके बाद में उसने बड़ी बात
एक और केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि उर्दू भारत की धरती पर जन्मी भाषा है, वह 100% भारतीय है। ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। अब आप सोचिए, सरेंडर कर जाते हैं, डर जाते हैं। और डरने का ही एक उदाहरण और दे देता हूं। जिस तरीके से नागपुर में नगर निगम ने वहां पर फहीम खान के घर को जिस तरह से ढा दिया था, 2 मंजिले घर को बुलडोजर चला दिया था, जब हाई कोर्ट में फटकार लगी और फहीम खान की ओर से सारे कागज आए, तो नगर निगम के पास कुछ नहीं था। नगर आयुक्त ने एफिडेविट देके बिना किसी शर्त के माफी मांगी। लेकिन क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा? जो इतना नुकसान हुआ है, सारी चीजें हुई है, कौन भरपाई करेगा? यह इनकी कायरता का उदाहरण है। तो इन सब कायरता में वो योद्धा राहुल गांधी लड़ भी रहा है और डटा हुआ भी है, न हिल रहा है न डिग रहा है। और उसके बब्बर शेर पूरे देश में बता रहे हैं कि भले ही तुम सत्ता में हो, लेकिन हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और डंके की चोट पर वो दे रहे हैं। हिली हुई है सरकार, मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, कपकपी छाई हुई है। समझ लीजिए क्या सच है। तो यह डरपोक उस बहादुर से लड़ने चले, शहीदों के परिवार से लड़ने चले, त्याग और बलिदान करने वाले परिवार से लड़ने चले। जनता सबक दे देगी क्या सही है क्या गलत है। जय